हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप मज़े में होंगे। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जा करके लास्ट वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशंस क्या होते हैं इसको समझा था। आज की जो क्लास है, आज हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस के एप्लीकेशन की। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है बच्चों, तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस बात की गारंटी है कि डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप वो कर पाएंगे। और ये आपके आरवी सर की गारंटी है कि अगर आप मेरे साथ मन लगा करके पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स से प्यार, इश्क और मोहब्बत हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बच्चों, ताकि जैसे, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही मेरी अगली वीडियो रिलीज होती है आपके पास पढ़ने के लिए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया ऐप्स पर। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरा फेसबुक हैंडल है, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं जो लेक्चर्स आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो पढ़ा रहा हूं, इससे रिलेटेड पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स और साथ में डीपीपीस और वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो है t.me/rogergillphysics। और अगर आप अपने आरवी सर से पर्सनली इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 8077965750 पर। बच्चों, आप मेरे ऐप पर लॉगिन करके फिर मैं, आप जो मेरे बैचेस है उसमें बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ इंडिविजुअल बैच पढ़ना चाहते हैं, तो इंडिविजुअल क्लास पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है। वहां पर सबसे अच्छी बात होती है लाइव सेशंस होते हैं, तो बिल्कुल लाइव सेशंस के साथ आपके लाइव डाउट सेशंस भी कंडक्ट हो पाते हैं। ठीक, तो चिंता मत करें, यहां भी मैं सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। एकमात्र ऐसा चैनल होगा जिसपे आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, या आपके बोर्ड्स या एनडीए। तो बच्चों, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस की। जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इसको हम किस किस काम के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, एक याद रखते हैं डायमेंशंस क्या पढ़े थे हम लोगों ने। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था डायमेंशंस होते थे। मान लीजिए आप फोर्स को लिखते हैं, तो फोर्स का हम फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते थे m1 l1 t-2। तो बच्चों, ये जो पावर है, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इन्हीं को डायमेंशंस बोला जाता था। और आज के लेक्चर में हम इन्हीं डायमेंशंस का इस्तेमाल करके देखेंगे कि हम क्या क्या इससे एप्लीकेशंस निकाल सकते हैं, या इसके क्या क्या यूजेस में ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास यूज आता है वो है चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ अ गिवन रिलेशनशिप। आपको एक इक्वेशन दी गई और आपसे कहा गया बच्चों बताओ कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है या नहीं। तो उसको करने के लिए आपको याद रखना है, जब भी आपको डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो आपको एक इक्वेशन फॉर्म में गिवन होगी। तो जो आपका स्टेप 1 होगा बच्चों ऐसे क्वेश्चन को करने का, वो होगा सबसे पहले आप LHS के डायमेंशंस निकालेंगे, आप LHS के डायमेंशंस को लिख लेंगे। फिर स्टेप 2 में आपके पास जो RHS होगी उसके इंडिविजुअल हर पार्ट के डायमेंशंस को लिखेंगे। RHS डायमेंशंस आप कैलकुलेट करेंगे, ईच पार्ट, जो ईच टर्म होगी प्लस या माइनस से सेपरेट हुई हुई, उस पूरी टर्म का आप एक एक डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख करके रखेंगे। अगर LHS के डायमेंशन सेम आते हैं RHS की हर टर्म के डायमेंशन के, तो हम कहेंगे द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। जो गिवन इक्वेशन है बच्चों वो डायमेंशनली करेक्ट मानी जाएगी। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये मैंने आपको क्या बताया है, या आप एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे कहा गया चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। अब आपको याद रखना है इस इक्वेशन को जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चों यहां पर ये जो हाफ नंबर हैं, अगर आप याद करें ये जो नंबर हैं ये होते थे डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये डायमेंशनलेस वैल्यूज हैं। तो इन डायमेंशनलेस वैल्यूज को हम हटा देते हैं, इनको हम डायमेंशन के फॉर्मूला में नहीं लिखते। तो पहले बात करें LHS की, तो LHS में लिखा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2,
डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L की पावर 1, तो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml² T-2। अब आते हैं हम RHS की तरफ। अगर RHS पर देखें तो दो टर्म्स मेरे पास मिलती हैं, एक है ये टर्म mv², दूसरी है ये टर्म mu²। ये जो हाफ है बच्चों इसे हटा देंगे क्योंकि ये डायमेंशनलेस वैल्यू है, तो -mu²। तो अब अगर आप देखो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m और वेलोसिटी का होता है LT-1 उसका स्क्वायर। फिर मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, इनिशियल वेलोसिटी का LT-1 उसका स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास ml² T-2 -ml² T-2। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर आप देखो यहां पर वैलिड हो जाएगा, ml² T-2 इक्वल्स टू ml² T-2 माइनस ml² T-2। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो LHS के डायमेंशन है वो RHS की हर टर्म के डायमेंशन के बराबर है। तो हम कह सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये जो गिवन इक्वेशन है बच्चों ये डायमेंशनली करेक्ट है। अब मैं यहां पर डायमेंशनली करेक्ट क्यों बोल रहा हूं, मान लो इक्वेशन में आपको ये हाफ ना दिया होता तब भी हमारा आंसर सेम आता डायमेंशनल एनालिसिस से, लेकिन अगर आप न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करने जाते तो बिना इस हाफ के आपका आंसर गलत आता, लेकिन तब भी ये इक्वेशन डायमेंशंस में सही दिखेगी जबकि न्यूमेरिकली ये इक्वेशन गलत होगी। अगर मान लो मैं आपसे न्यूमेरिकली आपको इक्वेशन दूं एक डायमेंशंस के लिए, मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mv², अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा डायमेंशंस के बेसिस पर। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसका जो करेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूला से न्यूमेरिकली निकालने जाऊंगा तो मेरे को आंसर गलत मिलेगा, लेकिन जबकि नीचे वाले से मुझे करेक्ट मिलेगा। और अगर मैं दोनों को चेक करूं दोनों इक्वेशंस डायमेंशनली बिल्कुल ठीक आएंगी। तो डायमेंशनल एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन हो जाता है कि इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट हो ये कंपलसरी नहीं है कि वो इक्वेशन न्यूमेरिकली भी सही होगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट। ये जो इक्वेशन है क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? चलिए जो LHS है फिर से ध्यान देंगे, ये जो हाफ है बच्चों ये डायमेंशनलेस वैल्यू है। नंबर्स जो होते हैं उनमें कोई डायमेंशन नहीं होता, सो इनको हम लिखते हैं डायमेंशनलेस। और डायमेंशनलेस वैल्यूज को डायमेंशनल एनालिसिस में हम नहीं लिखते। तो ये आ गया m इंटू v², वेलोसिटी होती है LT-1 उसका स्क्वायर। तो LHS के डायमेंशन आ गए ml² T-2। अब देखते हैं हम लोग RHS को बच्चों। RHS है mgh, m है यहां पर मास, g है यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h है यहां पर डिस्टेंस। तो मेरे पास RHS के डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आ गया ml² T-2। तो हमने देखा कि जो LHS का डायमेंशन है वो RHS के डायमेंशन के बराबर आ रहा है, तो हम कहेंगे द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। आई होप सबको समझ में आया बच्चों, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। ये टाउ जो है यहां पर ये है हमारे पास टॉर्क। टॉर्क के डायमेंशन और वर्क के डायमेंशन बच्चों सेम होते हैं, याद रखना ये बात। टॉर्क, वर्क, एनर्जी इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है ml² T-2। अब RHS को देखिए, RHS है I और अल्फा। I है यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि होता है ml², और अल्फा है यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू होती है T-2। तो RHS का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml² T-2। तो हम कहेंगे LHS के डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर है, सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली एकदम ठीक बैठती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, यस और नो। सबको समझ में आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं यहां आपको बेहतरीन से बेहतरीन न्यूमेरिकल साथ में कराऊंगा। बच्चों फिजिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हम लोगों को लगता है यार फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं होते, लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे ना बच्चों तो आप फिजिक्स को पकड़ ही नहीं पाओगे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को ढंग से पकड़ नहीं पाओगे, जकड़ में नहीं आएगा।
न्यूमेरिकल करने बहुत जरूरी हैं और वो करवाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए आगे हैं आपके आरबी सर। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वादा रहा मेरा कि आपको फिजिक्स से प्यार, इश्क और मोहब्बत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूं बीच में से, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और सबको ध्यान रखना है, आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं सेल्फ प्रैक्टिस। आपने देखा होगा लिखा है सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, आपको ये खुद से प्रैक्टिस करने हैं बच्चों। और उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखने हैं कि इनमें से कौन सी इक्वेशंस ठीक है, कौन सी गलत है। 1 के आगे बताना करेक्ट, इनकरेक्ट, 2 के आगे ऐसे 1 2 3 4 डाल करके कमेंट सेक्शन में मुझे सबका चाहिए, ये मैं चेक करूंगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं और आप इस वीडियो से पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको पढ़ना वैसे पड़ेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप मेरे साथ मिल करके मेहनत करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपके फिजिक्स के नंबर बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं, ठीक। तो इनको नोट कर लीजिए ध्यान से, सबको अच्छे से करना है। इन सब के जो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं हुए तो आप कोई भी किताब जो आपके पास है उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला का एक टेबल होता है, वहां से आप इनके डायमेंशनल फॉर्मूला को फिलहाल यूज कर सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये फॉर्मूला बाय हार्ट याद हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो तो याद हो ही जाते हैं, और बाकी मैंने ट्रिक लास्ट वीडियो में दिखाई है कि कैसे यूनिट से भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नहीं देखी वो वीडियो, जाकर के पहले उस वीडियो को चेक करो, बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए अब देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस का। जो दूसरा एप्लीकेशन है बच्चों डायमेंशंस का, वो है डिड्यूसिंग रिलेशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा सवाल कराए जाते हैं, आप लोगों को सबसे ज्यादा सवाल इसके ऊपर आ जाते हैं एग्जाम्स में। जो आपके होम एग्जाम्स होंगे उसमें इसके क्वेश्चन जरूर से आपको नजर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत आसान तरीका है। अब इसको करने का भी एक मेथड है कि आप कैसे करेंगे। तो इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं तो हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा। एक सिंपल सा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, बड़ा छोटा सा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on mass of the bob, length L of the pendulum, acceleration due to gravity. Derive an expression for the time period using method of dimensions. ये सवाल है आपके सामने। आपको सिंपली कहा गया है कि एक पेंडुलम जो है, पेंडुलम जो ऐसे ऑसिलेट करती है, वो पेंडुलम जो है उसका जो टाइम पीरियड है, ये एक तरफ से जाकर के वापस आने का, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने का जो समय है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला बॉब, वो जो नीचे लटकता है वजन, उसको बोलते हैं बॉब, उसके मास के ऊपर। दूसरा ये जो धागा है इसकी लंबाई पर। और तीसरा उस जगह का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके ऊपर। और सवाल आपसे कह रहा है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल करके बताओ क्या होगा। तो भाई पहली बार जब ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है तो दिमाग चकरा जाता है कि यार ऐसे कैसे बता सकते हैं फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको डायमेंशनल एनालिसिस आता है बच्चों तो आप बड़ी आसानी से चुटकियों में ये काम कर सकते हैं। अब मैं उसका तरीका सिखाता हूं। पहले देखो आपको क्या क्या तीन फैक्टर दिए गए हैं यहां पर, मास, लेंथ और एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला आप कहोगे भैया टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड लेंथ के भी ऊपर डिपेंड करता है, और टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी डिपेंड करता है। पर प्रॉब्लम यह है मुझे नहीं पता किस तरह से डिपेंड करता है, तो मैं इनकी पावर्स को अज्यूम कर लेता हूं x, y एंड z। मुझे नहीं पता क्या है पावर्स, मैंने मान लिया जी x, y एंड z है, ठीक। तीनों प्रोपोर्शनैलिटीज को कंबाइन कर दो तो आप कहोगे t प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z, ठीक। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं बच्चों तो राइट हैंड साइड पर हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, और याद रखिएगा ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं t इज इक्वल टू k m की पावर x, l की पावर y, g की पावर z। और यहां ध्यान ये रखना है कि ये जो k है बच्चों ये है एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट। दिस इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो अब जब हम इनको साथ में रख दिया, अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब आपके पास एक देखो एक रूपरेखा सी आ गई, आपके पास एक जनरल फॉर्म आ गई टाइम पीरियड की कि कुछ ऐसा ऐसा सा फॉर्मूला बन रहा है। अगर मुझे एक्स वाई जेड का आंसर पता चल जाए तो मेरे पास फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, हाँ कि ना। तो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन बचता है
वो बचता है एक्स वाई और जी का फॉर्मूला इसको सॉल्व करने का। और इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन बनती है। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हैं। बच्चों याद रखिएगा, अगर आपके पास 3 अननोन वेरिएबल हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हमें 3 इक्वेशंस ही वो बनानी है। उसको बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज का। अब वो कैसे किया जाता है आइए समझिए। यहां पर जो टाइम है LHS है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। ये वाला LHS वाला डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा पूरा लिखना है, चाहे m हो या ना हो, l हो या ना हो, तो पावर 0 करके लिखना है, लेकिन लिखना जरूर है। तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। टाइम है तो t आएगा, उसमें m और l नहीं आएगा। k डायमेंशनलेस है, और मैंने आपको बताया रूल क्या है कि जब भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी आती है तो डायमेंशनल एनालिसिस में उसको लिखा नहीं जाता, तो हम k को नहीं लिखेंगे। अब m है यहां पर बच्चों मास, तो m की पावर x, l है लेंथ तो l की पावर y, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt-2, तो उसकी होल पावर z। आई होप समझ में आया सबको, ये सुनो। अब इनको कंबाइन कर दो तो आपके पास आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। m की तो एक ही पावर है, यहां पर एक ही है, l यहां भी है और l यहां भी है, तो l की पावर y प्लस z और t की पावर -2z। बच्चों जिनको समझ नहीं आया मैंने यहां क्या किया, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो l की पावर y इंटू l की पावर z इंटू t की पावर -2z आएगा, और ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो l की पावर y प्लस z आ जाएगा और t की पावर -2z आ जाएगा। मैंने यहां पर जो रूल यूज किया वो है a की पावर x उसकी होल पावर y होता है a की पावर x इंटू वाई, a की पावर x इंटू a की पावर y होता है a की पावर x प्लस y। ऐसे ही a की पावर x अपॉन a की पावर y होता है a की पावर x माइनस y। ये बेसिक रूल्स जो अलजेब्रा के हैं, अगर आपको पता रहेंगे तो आप इनको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप समझ में आ गया सबको। अभी इसे हटा देते हैं अभी के लिए। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें सिर्फ कंपेयर करना है। ध्यान से देखो, यहां पर लिखा है x, यहां पर लिखा है 0, तो अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो मैं कह सकता हूं कंपेयरिंग x की वैल्यू तो आ गई बच्चों मेरे पास 0। इसी तरह से अगर आप इसको कंपेयर करो, ठीक, तो आपके पास आ गया y प्लस z इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू माइनस ऑफ z आ गया। अब इसको आगे देखते हैं। दूसरा देखो, ये -2z है, ये 1, इसको कंपेयर करो तो -2z इक्वल्स टू 1, तो z की वैल्यू आ गई -1/2। ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो y की वैल्यू आपके पास आ गई +1/2। ठीक, तो अगर ये वैल्यूज मैं ऊपर वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास टाइम का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा k m की पावर 0, l की पावर हाफ, g की पावर -हाफ। अब m की पावर 0 है, इसका मतलब m फॉर्मूला में लिखा नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो ये आ गया k l की पावर हाफ, g की पावर -हाफ, जिसको हम लिख सकते हैं k l की पावर हाफ अपॉन g की पावर हाफ। माइनस का मतलब होता है रेसिप्रोकल और पावर हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो ये आ गया k √l अपॉन g। तो देखो हमने फॉर्मूला तैयार कर दिया। सिर्फ हमें ये कहा गया था कि ये टाइम पीरियड इन 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, आप फॉर्मूला बना करके बताओ। तो बच्चों अगर हम लोगों को ये पता हो कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और कमाल की बात देखो, जो इसका रियल फॉर्मूला है ना टाइम पीरियड का, वो ऐसा होता है, आगे जाके हम उसे पढ़ेंगे, 2π √l/g। ध्यान से देखो, ये जो 2π है ये तो कांस्टेंट ही हो गया यहाँ पर, और ये डायमेंशनलेस होता है, तो देखो k कांस्टेंट है और l/g बिल्कुल सही फॉर्मूला। ये रियल फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, और ये वो है जो हमने डिराइव किया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो डायमेंशंस हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा पावरफुल टूल है जिससे आप क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Assuming that the mass of the largest stone that can be moved by a flowing river depends on the velocity v, the velocity rho, the density of water, and g, the acceleration due to gravity.
अब ध्यान से देखना, यहां पर फिर से 3 क्वांटिटी गिवन है, तो आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे कि 3 ही क्वांटिटीज गिवन आएंगी, क्योंकि चौथी क्वांटिटी अगर आ गई तो आपके पास चौथा डायमेंशनल फॉर्मूला में 4 वेरिएबल होने जरूरी हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, 3 फॉर्मूला वाला वेरिएबल आप डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT वाला और 4 वेरिएबल आ गए तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये एक लिमिटेशन आ जाएगी आपके पास। तो आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उन सब में 3 क्वांटिटीज गिवन होंगी, और अगर कोई चौथी क्वांटिटी मेंशन होगी तो उसमें आपको साफ साफ लैंग्वेज में ही बता दिया जाएगा कि वो किस तरह से डिपेंड करती है। जैसे कहा जाएगा डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दिस, डायरेक्टली का मतलब पावर 1 के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली बोल दिया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये चीज, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर इन्होंने कहा मास m डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी v पर, डेंसिटी ρ पर और g पर। तो इसको कैसे करेंगे, हम कहेंगे लेट मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी की पावर x, मास डिपेंड्स ऑन डेंसिटी की पावर y, मास डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन की पावर z। तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं प्रोपोर्शनैलिटीज को, तो मैं कह सकता हूं मास इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर x, रो की पावर y, g की पावर z। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो RHS पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं k, v की पावर x, रो की पावर y, g की पावर z। याद रखना है जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, तो ये बात याद रखनी है कि ये जो कांस्टेंट है बच्चों ये हमेशा डायमेंशनलेस ही होगा, ये डायमेंशनल नहीं हो सकता, अदरवाइज सॉल्वेबल नहीं होगा आपके लिए। बात समझ में आई सबको। अब क्या करना है, स्टेप था कि अब आप इसके डायमेंशनल फॉर्मूला डाल दीजिए, और मैंने बताया था कि जो LHS में क्वांटिटी लिखी होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कंप्लीट करके डालते हैं, भले ही उसमें एक क्वांटिटी क्यों ना हो। अब जैसे मास है तो m की पावर तो 1 आएगा, L 0 और T 0 करके लिखेंगे। K डायमेंशनलेस है तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका नहीं लिखा जाएगा। V है यहाँ पर वेलोसिटी तो LT - 1 की होल पावर x, रो है यहाँ पर डेंसिटी तो ml - 3 की होल पावर y, g है यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT - 2 की होल पावर z। समझ में आया बच्चों सबको, ये सुनो। अब पावर्स कंबाइन कर दीजिए सबकी, तो हमारे पास आएगा m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। यहाँ देखो m की पावर बन जाएगा y, एक ही जगह लिखा है m, l यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो l की पावर x इंटू l की पावर y तो प्लस y, और सॉरी -3y, 3 भी तो लिखा है ना अंदर, तो हम लिखेंगे बच्चों -3y, और यहाँ l की पावर z तो प्लस z। ऐसे t यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो t की पावर -x और -2z। समझ में आया सबको। अब जरा कंपेयर करो इनकी पावर्स को, तो ये y जो है किसके बराबर आ गया यहाँ पर 1 के, तो हम कहेंगे कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ मास y इक्वल्स टू 1। इसी तरह से अगर आप y की वैल्यू यहां पुट कर दो तो आप लिखोगे x -3 इंटू 1 प्लस z इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस z इक्वल्स टू 3। एक इक्वेशन ये बन गई। इसको कंपेयर करो जरा इसके साथ, तो आपके पास आ गया -x -2z इक्वल्स टू 0। यहां से अगर आप -x की वैल्यू निकालो तो वो आ जाएगा z -3 इक्वल्स टू -x। देखो ये आ गई ना, z -3 इक्वल्स टू -x, ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो आपके पास आ गया z -3 -2z इज इक्वल टू 0। तो z -3 माइनस z -2z हो गया -z, तो आपके पास आया -z -3 इक्वल्स टू 0 या z इक्वल्स टू -3। जब z की वैल्यू -3 आई आपके पास, वो यहां पुट कर सकते हो आप, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x इक्वल्स टू 3 माइनस z, तो 3 माइनस ऑफ -3 आपके पास x की वैल्यू आ गई बच्चों 6। देखो हमारे पास x, y और z तीनों आ गया। अब सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट करते हैं, तो m इक्वल्स टू k, v की पावर 6 और रो की पावर 1 और g की पावर विच इज z की वैल्यू हमारे पास आई थी -3। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया फॉर मास। आई होप बच्चों आपको समझ में आया सबको ये कॉन्सेप्ट, यस और नो। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल है द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स v थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम्ड टू डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम d,
द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, ठीक है, दो ही फैक्टर दिए हैं, आपको डायमेंशंस का इस्तेमाल करके वैल्यू निकालनी है और यहां पर जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है जो कि आपको 1 अज्यूम करके चलनी है। तो आपसे कहा वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स डी और ई के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हम कहेंगे वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डी की पावर एक्स, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर वाई। देखो यही कहा ना भाई, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है और इलास्टिसिटी पर डिपेंड कर रही है, दोनों को ही कंबाइन कर देते हैं तो हम कहेंगे v प्रोपोर्शनल टू d की पावर x e की पावर y, या v इक्वल्स टू k d की पावर x e की पावर y। k क्या है बच्चों यहां पर? k है हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट, याद रखनी है ये बात, k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक। तो अब अगर आप वैल्यू डाल दो, इनके डायमेंशंस डाल दो, तो m0 l1 t-1, डेंसिटी होती है ml की पावर -3 की होल पावर x, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसका जो मॉड्यूलस होता है बच्चों, जितने भी मॉड्यूलस होते हैं दे हैव द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इलास्टिसिटी के, तो ml-1 t-2 की होल पावर y, पावर्स को कंबाइन कर लीजिए, तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, m की पावर x प्लस y, l की पावर -3x माइनस y और t की पावर -2y। अगर आप कंपेयर करो तो -2y की वैल्यू -1 के बराबर आ जाएगी, तो आप लिखोगे -2y इक्वल्स टू -1 या y इक्वल्स टू 1/2। आप दूसरा कंपेयर करो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लिख दो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू -y यानी -1/2। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई बच्चों। अब सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट कर दीजिए वैल्यू, तो आपके पास आ गया v इक्वल्स टू k, d की वैल्यू -1/2 और e की वैल्यू 1/2, k की वैल्यू 1 बोली है क्वेश्चन के हिसाब से, जो k है उसकी वैल्यू 1 है, तो आप लिखोगे v इक्वल्स टू e की पावर हाफ अपॉन d की पावर हाफ, क्योंकि माइनस का मतलब होता है रेसिप्रोकल और हाफ का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो v का फॉर्मूला आ गया √e/d, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया यहां पर भी क्वांटिटीज में। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। याद से आप में से ज्यादातर बच्चे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स अपॉन लेंथ l, मास पर यूनिट लेंथ m। ध्यान रखना ये मास नहीं है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती मास लिख देते हैं m देखते साथ ही, ये है मास पर यूनिट लेंथ, यानी फॉर्मूला बन जाएगा मास अपॉन लेंथ, मास के लिए m, लेंथ के लिए l, तो फॉर्मूला विल बी ml-1, ये ध्यान देना है इसके लिए, ठीक है। टेंशन, टेंशन जो है बच्चों फोर्स होती है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2, तो टेंशन का भी आप mlt-2 ही लिखेंगे। आपको फॉर्मूला निकालना है फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ एंड टेंशन। तो देखिए हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी को उन्होंने न्यू से डिनोट किया, ये v नहीं है, ये है न्यू, nu न्यू पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो न्यू है ये डिपेंड कर रही है क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ की पावर x के ऊपर, न्यू डिपेंड कर रही है मास पर यूनिट लेंथ की पावर y के ऊपर, न्यू डिपेंड कर रही है टेंशन की पावर z के ऊपर। तीनों को अगर आप कंबाइन कर लो प्रोपोर्शनैलिटीज को, तो आप लिखोगे न्यू जो है प्रोपोर्शनल टू l की पावर x, m की पावर y, t की पावर z। तो आप इसको प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो न्यू इक्वल्स टू k, l की पावर x, m की पावर y, t की पावर z। अब रखने हैं आपको इनके डायमेंशनल फॉर्मूला, याद रखना है m यहां पर मास नहीं है, m है मास पर यूनिट लेंथ, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों ml-1। तो न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए mb0 lb0 t की पावर -1 होता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। k डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। l है लेंथ की पावर x, m है मास पर यूनिट लेंथ ml-1 की पावर y, t है टेंशन, टेंशन होती है फोर्स mlt-2 की होल पावर z।
पावर्स को कंबाइन कर लीजिए बच्चों, तो m की पावर l, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, m की पावर आ गई y प्लस z, l की पावर x माइनस y प्लस z और t की पावर -2z। ये वैल्यूज आ गई। अब जरा पावर्स को फटाफट से कंपेयर करते हैं, तो -2z -1 के बराबर है, तो हम लिखेंगे -2z इज इक्वल टू -1, तो z की वैल्यू आ गई 1/2। इसी के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे इसको y प्लस जेड को, तो ये 0 आ गया, तो आप कंपेयर करेंगे, आप कहेंगे y प्लस जेड इक्वल टू 0, इसका मतलब y की वैल्यू आ गई -z और z ऑलरेडी हाफ था, तो ये आ गया -हाफ, y भी आ गया बच्चों। अब उठाते हैं तीसरी इक्वेशन, ये x माइनस वाई प्लस जेड वो भी 0 के बराबर है, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x माइनस वाई, y की वैल्यू -हाफ और z की वैल्यू हाफ इक्वल्स टू 0, तो ये बन गया x प्लस हाफ इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -1। ये तीनों वैल्यूज उठा करके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फॉर्मूला में, तो आपके पास आया फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू k l की पावर -1 m की पावर हाफ, सो -हाफ, और t की पावर z है ना, z की पावर हमने निकाली थी हाफ, ठीक है, तो -1 को हम लिखते हैं 1/t और m को नीचे लिख करके इसका कर देंगे हम स्क्वायर रूट, ठीक है। और कमाल की बात, अगर आप इसका रियल फॉर्मूला देखो, जो इसका रियल फॉर्मूला है ना बच्चों, वो इस देखो कितना 1/2l √t/m होता है, ये इसका ट्रू फॉर्मूला है जो हम आगे चल करके पढ़ेंगे। और देखो कितना सही, कितना सटीक फॉर्मूला इसने डिराइव करके दिखाया हमको, जो कि रियल फॉर्मूला से बिल्कुल मैच खाता है। यहां पर k की वैल्यू जो है अगर 1/2 डाल दो तो ये मैच कर जाएगा बिल्कुल फॉर्मूला, रियल फॉर्मूला के साथ। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये सुनो, क्लियर हुआ ना सबको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, जरा करके देखो, पढ़ो क्वेश्चन को और ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो और फटाक से ट्राई करने की कोशिश करो जल्दी से। देखो क्वेश्चन है, अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t डिपेंड्स ऑन रेडियस, मास एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको ये प्रूव करके दिखाना है, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ प्रूव करके दिखाना है आपको। तो यहां पर आपसे कहा गया प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, इसका जो टाइम है t वो डिपेंड कर रहा है रेडियस, मास और g के ऊपर, ठीक है। तो हम कहेंगे t प्रोपोर्शनल टू r की पावर x, t प्रोपोर्शनल टू मास m की पावर y, t प्रोपोर्शनल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर z। तो हम कह सकते हैं t प्रोपोर्शनल टू rx, m की पावर y, g की पावर z, तो t इज इक्वल टू k r की पावर x, m की पावर y, g की पावर z। आई होप बच्चों समझ में आया सबको ये स्टेप। अब हमें क्या करना है, LHS और RHS में रखने हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 l0 t की पावर 1। याद रखिएगा जो LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो mLT की फॉर्म में आप हमेशा पूरा लिखेंगे, ऑलवेज राइट इट इन फुल, ठीक है। k है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, r है रेडियस तो l की पावर x, m है मास तो m की पावर y, g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 l³ t-2 उसकी होल पावर z। पावर्स को कंबाइन कर दीजिए, m0 l0 t की पावर 1 हमारे पास आया यहां पर, और इधर जरा कंबाइन करो पावर्स को, तो ये आपके पास आया m की पावर y माइनस z, l की पावर x प्लस 3z और t की पावर -2z। अब जरा पावर्स को कंपेयर करके देखो, तो सबसे पहले सिंगल पावर को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास t की पावर -2z बराबर आया -1 के, तो -2z इज इक्वल टू 1, तो z की पावर आ गई -1/2, z आ गया जी। उसके बाद इस इक्वेशन को कंपेयर करो जरा, y माइनस z 0 के बराबर है, m की पावर को कंपेयर करेंगे तो y माइनस z इक्वल्स टू 0,
तो y इज ऑल्सो इक्वल टू z, दैट इज -1/2। ठीक, अब आते हैं तीसरी इक्वेशन पर। तीसरी इक्वेशन को कंपेयर करो तो ये आ गया, कंपेयर करके देखो जरा, तो आपके पास आएगा x + 3z इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल्स टू -3z, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2। ये आ गया बच्चों। अब ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास आएगा t का फॉर्मूला इक्वल्स टू k r⁻x 3/2 और m⁻y -1/2 g⁻z -1/2। अब यहां पर अगर आप t का रिलेशन देखो r के साथ तो वो r⁻3/2 के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इस प्रोपोर्शनैलिटी का, तो मेरे पास आ जाएगा t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। और मुझे यही प्रूव करके दिखाना था कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो क्यूब ऑफ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के। आई बात समझ में सबको? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है रेनॉल्ड्स नंबर nr विच इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी आपको गिवन है, डिटरमाइंस द कंडीशन ऑफ लैमिनर फ्लो ऑफ अ विस्कस लिक्विड थ्रू अ पाइप। इसके बारे में बच्चों हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है ये हमारे सिलेबस में है, आगे जाकर इसको समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ सवाल लगाते हैं, ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा। आपको सिर्फ और सिर्फ सवाल से फॉर्मूला बनाना है, दैट्स इट। क्या होता है क्या नहीं होता वो आगे जाकर के पढ़ाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आरवी सर है तो फिजिक्स आसान है, तो इसलिए ध्यान रखो। मैं वादा है मेरा, आपके आरवी सर का वादा है कि आपको मेरी क्लास को अटेंड करते करते फिजिक्स से प्यार, इश्क और मोहब्बत हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं यहां पर आपके साथ। बस अभी के लिए हमारा फोकस होना चाहिए सवाल करने पर, ठीक है। तो आपको कहा गया रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो लैमिनर फ्लो कंडीशन वगैरह बताता है। एनआर इज द फंक्शन ऑफ डेंसिटी रो, एवरेज स्पीड v एंड विस्कोसिटी ईटा। ये काम की बात है, ठीक है ना। ये डिपेंड कर रहा है रो के ऊपर, v के ऊपर और ईटा के ऊपर। गिवन एनआर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। मैंने क्या कहा था, चौथी क्वांटिटी जब दी जाएगी तो लैंग्वेज में मेंशन किया जाएगा। देखो जरा ध्यान से, देखो क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी d⁻1 आपको दी गई है क्वेश्चन में। यहां पर इसके ऊपर कोई xyz नहीं लिखना है। d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है पावर है 1, सीधी सीधी बात है एकदम, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। और आपको ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाना है, एनआर की प्रोपोर्शनलिटी ये लिखनी है, ठीक है। तो हम कहेंगे भैया रेनॉल्ड्स नंबर जो एनआर है, पहली बात प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी, स्पीड और ईटा के। तो डेंसिटी रो की पावर x, स्पीड v की पावर y, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा की पावर z, और साथ में nr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d की पावर 1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैंग्वेज में दिया गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो आपको यही लेकर के चलना है, ध्यान रखना ये बात जरा, ठीक। अदरवाइज चार क्वांटिटीज को अगर आप पावर के साथ सॉल्व करोगे तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहां पे हमारे पास वेरिएबल तीन ही है, m, l और t। तो जब आप उनकी पावर्स को कंबाइन करके इक्वेशन बनाते हो तो केवल 3 इक्वेशन बनेगी और वेरिएबल हो जाएंगे 4। तो 3 इक्वेशन से 4 अननोन वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकते। नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर होना चाहिए, तभी लीनियर इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बात। तो चलिए अभी से सॉल्व करते हैं। तो इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं nr इज प्रोपोर्शनल टू रो की पावर x, v की पावर y, ईटा की पावर z, d की पावर 1। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो RHS पर एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट k मल्टीप्लाई करेंगे, रो की पावर x, v की पावर y, ईटा की पावर z, d की पावर 1। आया बच्चों समझ में? अब इनकी वैल्यूज डाल दीजिए। nr इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देखो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, लास्ट लेक्चर में बताया था, डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो होती है उसको लिखा जाता है m0, l0, t0। तो यहां पर हम इसका फॉर्मूला लिखते हुए लिखेंगे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, क्योंकि इसे हमें यूज करना है इसलिए लिखा है। आप कहोगे सर k भी तो डायमेंशनलेस है, उसको तो हम लिख नहीं रहे। उसको इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, लेकिन यहां पर इक्वेशन बनाने के लिए हमें LHS की फॉर्मूला तो रखना पड़ेगा ना, तो उसकी तीनों पावर्स हम 0 रख देंगे, ठीक है। रो है डेंसिटी,
तो ये होता है ml माइनस 3 की होल पावर x, v है स्पीड, lt माइनस 1 की होल पावर y, ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ml माइनस 1 t माइनस 1 की होल पावर z, और d आपको यहां दिया गया है nr इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, डायमीटर तो होता है l, उसकी पावर 1। ठीक, तो अब जरा आप कंबाइन करो पावर्स को, तो m0 l0 t0 m की पावर x प्लस z, l की पावर माइनस 3x प्लस y माइनस z प्लस 1, ये ध्यान देना, t की पावर माइनस y माइनस z। ठीक, जरा इसको देखो, अब यहां पर देखो x प्लस z 0, ठीक है जी, तो x प्लस z इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस z हो गया। इसको देखो जरा, तो आप लिखोगे माइनस y माइनस z इक्वल्स टू 0। ठीक, तो आपके पास माइनस z इक्वल्स टू y हो गया। इन दोनों को कंबाइन करो तो x इक्वल्स टू y नहीं आ गया, x की वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है, और y और x दोनों किसके बराबर हैं, माइनस z के बराबर हैं। तो x y दोनों की जगह माइनस z इस तीसरी इक्वेशन में रख दो। यहां पर तीसरी इक्वेशन हमारे पास जो बन रही है वो ये है, इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x प्लस वाई माइनस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो x की जगह भी माइनस z लिख सकता हूं और y की जगह भी माइनस z, तो माइनस 3 इंटू माइनस z प्लस माइनस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये आ गया 3z माइनस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू माइनस 1। जैसे ही z की वैल्यू माइनस 1 आई, आपके पास x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू भी 1 हो गई, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस 1 1 बन जाएगा। ठीक, तो वैल्यूज डाल दीजिए, तो आपके पास फॉर्मूला आ गया nr इज इक्वल टू k, ठीक, रो की पावर x विच इज 1, v की पावर y विच इज 1, ईटा की पावर z विच इज माइनस 1 और d की पावर 1। माइनस 1 को अपॉन में लिख सकते हैं, तो nr इक्वल्स टू k रो v d अपॉन ईटा। अगर मैं इक्वेशन के कांस्टेंट को हटा दूं, इस कांस्टेंट को अगर हटा दूं तो ये इक्वालिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं nr इज प्रोपोर्शनल टू रो vd अपॉन ईटा। और अगर आप ध्यान से देखो, मुझे यही प्रूव करना था क्वेश्चन में। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा बच्चों सबको, यस और नो। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है डिराइव बाय मेथड ऑफ डायमेंशंस एन एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू अ नैरो पाइप। आप ध्यान से देखो, लैंग्वेज में डायमेंशन कहा गया है, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड थ्रू अ नैरो पाइप। वॉल्यूम फ्लोइंग आउट पर यूनिट टाइम, इसे रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम है। LHS का फॉर्मूला वॉल्यूम नहीं है, LHS का फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन टाइम है। ये ध्यान देना है बच्चों, ये है वॉल्यूम अपॉन टाइम, कीप इट इन माइंड। ठीक, तो LHS जो है उसका फॉर्मूला वॉल्यूम अपॉन टाइम से बन जाएगा। रेट ऑफ फ्लो जो Q होता है उसको वॉल्यूम अपॉन टाइम लिखेंगे, तो L क्यूब अपॉन T, तो फॉर्मूला बन जाएगा L क्यूब T माइनस 1। ध्यान देने वाली बात है ये। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और प्रेशर ग्रेडियंट, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है P अपॉन L, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस होता है, प्रेशर होता है ml माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन L, तो बन जाएगा ml माइनस 2 T माइनस 2। ये प्रेशर ग्रेडियंट P अपॉन L का फॉर्मूला बन जाता है बच्चों। आई बात समझ में सबको? तो ये इसकी तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ईटा के ऊपर, आर के ऊपर और P बाय L के ऊपर, रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो आपसे कहा गया इस रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला निकाल करके बताओ। तो भाई रेट ऑफ फ्लो को V लिख लेते हैं हम लोग, चलो कैपिटल V। V डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी R एंड P बाय L, तो ईटा की पावर X, R की पावर Y,
P बाय एल प्रेशर ग्रेडियंट की पावर Z। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं V प्रोपोर्शनल टू ईटा एक्स आर की पावर Y P बाय एल की होल पावर Z। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो RHS पर एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट K लिख देंगे, तो ईटा की पावर X बच्चों R की पावर Y और P बाय एल की पावर Z ऐसे लिखा हमने। आई बात समझ में सबको यहां तक? अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूला डाल दीजिए। इसका मैंने आपको बताया था m0 L क्यूब T माइनस 1, क्योंकि ये वॉल्यूम नहीं है, ये है रेट ऑफ फ्लो। जो LHS यहां पर लिखा गया है V बच्चों, ये वॉल्यूम नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है ये वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड, यानी रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम अपॉन टाइम है, ध्यान देने वाली बात है ये। ईटा है यहां पर ml माइनस 1 T माइनस 1 की पावर x, r है रेडियस L की पावर y, और P बाय एल का देखो फॉर्मूला लिखा था ml माइनस 2 T माइनस 2, तो ml माइनस 2 T माइनस 2 की होल पावर Z। अब पावर्स को कंबाइन कर दीजिए, तो m0 L क्यूब T माइनस 1 m की पावर x प्लस z, L की पावर माइनस x प्लस y माइनस 2z, ठीक, और t की पावर माइनस x माइनस 2z। अब जरा कंपेयर करिए, तो ये x प्लस z जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू माइनस z आ गया। ऐसे अगर आप इसको कंपेयर करो तो आपके पास आया माइनस एक्स माइनस 2z इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है जी, तो जो माइनस x है वो आ गया आपके पास 2z माइनस 1। ठीक बच्चों, ये क्लियर हो गया यहां से। अब देखो z, यहां पर आप ये भी तो कह सकते हो इसको माइनस एक्स इक्वल्स टू जेड कहा जा सकता है, तो माइनस एक्स की जगह जेड लिख सकता हूं या जेड की जगह माइनस एक्स लिख सकता हूं, तो माइनस एक्स की जगह जेड लिख दो, जेड इक्वल्स टू 2z माइनस 1, तो ये इधर इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो आपके पास आया 2z माइनस जेड इक्वल्स टू 1 या z इक्वल्स टू 1। z की वैल्यू आ गई, तो आपके पास x इक्वल्स टू माइनस ऑफ z बन जाएगा माइनस 1। अब उठाते हैं हमारी तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन ये है, पावर 3 के बराबर है ये। तो तीसरी इक्वेशन कह रही है जी हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू 3। वैल्यू डाल दीजिए, माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस वाई, 2z की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 3, तो ये आ गया 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 3 हो गया माइनस 1। भाई y माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। आई बात समझ में सबको? वैल्यू प्लेस कर दीजिए आप यहां पर, तो आपके पास v का फॉर्मूला आ गया k ईटा की पावर माइनस 1 r की पावर 4 और p बाय एल की पावर 1, तो आपके पास आ गया v इक्वल्स टू k अपॉन ईटा r की पावर 4 p बाय एल। क्वेश्चन ने कहा है k की वैल्यू पाई बाय 8 है, तो v का फॉर्मूला आ गया पाई बाय 8 r की पावर 4 p अपॉन ईटा l। ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। और बच्चों एग्जैक्टली हम ये फॉर्मूला आगे जाकर के पढ़ेंगे, जो यूनिट नंबर 7 है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, उसमें हमने पढ़ना है, इसे पॉइजल्स इक्वेशन बोला जाता है, तो हम वहां पर इसको पढ़ेंगे और एग्जैक्ट यही फॉर्मूला है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज तक हम डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस एक्चुअली में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल टूल बन जाता है फिजिक्स में अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज को डिराइव करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, देखिए, द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स ऑन द लेंथ L ऑफ इट्स prong, डेंसिटी D एंड यंग्स मॉडुलस Y ऑफ इट्स मटेरियल। आपसे एक्सप्रेशन निकालने के लिए कहा गया, आपको टाइम पीरियड की बात करी गई है, लेंथ L के ऊपर, डेंसिटी और यंग्स मॉडुलस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे L की पावर x, डेंसिटी की पावर y, यंग्स मॉडुलस की पावर z।
तो आप कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू L की पावर x, D की पावर y, कैपिटल Y की पावर z। अगर हम इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो RHS पर एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट k मल्टीप्लाई कर देंगे, LX dy और ये कैपिटल Y की पावर z। अब दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला, तो m0 L0 T1 लेंथ है L की पावर x, D है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ml-3 हो गया की पावर y। मैंने कहा था जितने भी मॉड्यूलस होते हैं दे ऑल हैव द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, तो ml-1 T-2 की होल पावर z। पावर्स को कंबाइन कर लीजिए बच्चों, तो m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1, m की पावर आ गया y प्लस z, L की पावर x -3y माइनस z और t की पावर -2z। अगर आप इसकी पावर्स को कंपेयर करें तो -2z इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो -2z इक्वल्स टू 1, तो z की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1/2। इसी तरह से दूसरी पावर को अगर आप कंपेयर करें यहाँ पर तो आपके पास y प्लस z इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू -z यानी 1/2, माइनस ऑफ -1/2 हो जाएगा ना। तीसरी इक्वेशन देखिए वो ये है, इसको कंपेयर करें तो 0 के बराबर आ जाएगा बच्चों। तो हम यहां देखेंगे x -3y माइनस z इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3y प्लस z। वैल्यू डाल दीजिए, तो x की जो वैल्यू आएगी 3 इंटू 1/2 प्लस -1/2, तो 3/2 माइनस 1/2 आ जाएगा 2/2, दैट इज 1। वैल्यू डाल दीजिए सबकी इस इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा t इक्वल्स टू k, L की पावर 1, D की पावर 1/2 और y की पावर -1/2। तो आप लिख सकते हैं t इक्वल्स टू k L √d/y। ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। आई होप बच्चों आपको सबको समझ में आया। चलिए अगला सवाल है ये, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसको खुद करके बताओ जल्दी से मुझे कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं। जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करो, करके देखो जरा जल्दी से क्या कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग ड्रॉप may depend upon radius r of the drop, density rho of the liquid and surface tension s of the liquid। जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है रेडियस के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर और सरफेस टेंशन के ऊपर। आपको कहा गया न्यू का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालो। तो देखो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है बच्चों r की पावर x के ऊपर, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है डेंसिटी की पावर y के ऊपर, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है सरफेस टेंशन की पावर z के ऊपर। तो इनको कंबाइन कर दें तो प्रोपोर्शनैलिटी बन जाएगी r की पावर x, रो की पावर y, s की पावर z। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो RHS पर एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट k मल्टीप्लाई करेंगे, r की पावर x, रो की पावर y, s की पावर z। अब सबके फॉर्मूला रख दीजिए यहाँ पर। न्यू फ्रीक्वेंसी है तो m0 L0 T-1, k डायमेंशनलेस है, r है रेडियस तो L की पावर x, रो है डेंसिटी तो ml-3 की पावर y, s है सरफेस टेंशन तो mt-2 की पावर z। तीनों को अगर हम कंबाइन करें, इनकी पावर्स को कंबाइन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा m0 L0 t की पावर -1 इक्वल्स टू m की पावर y प्लस z, L की पावर x -3y और t की पावर -2z। कंपेयरिंग द वैल्यूज, पावर को कंपेयर करो तो पहले हम सिंगल पावर को कंपेयर करते हैं, तो -2z इक्वल्स टू -1, z इक्वल्स टू 1/2 आ गया। अब दूसरी पावर देखो, y प्लस z किसके बराबर आ गया, m की पावर को कंपेयर करें तो 0 के, तो y इक्वल्स टू -z यानी -1/2 हमारे पास आ गया। इसके बाद अगर आप तीसरी पावर को कंपेयर करो तो आपके पास L की पावर को कंपेयर करके आया बच्चों x
3y इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू 3y और y की वैल्यू थी -1/2, तो आपके पास आया -3/2। ठीक, ये तीनों पावर जो हमने निकाली इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो न्यू का फॉर्मूला आ गया k r की पावर x दैट इज -3/2, रो की पावर y दैट इज -1/2 और सरफेस टेंशन की पावर z दैट इज 1/2। ये आ गया हमारा फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग ड्रॉप। आई होप सबको यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। ये सवाल ये नो समझ में आ रहा है मैं जो पढ़ा रहा हूं, मजा आने लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसी अगली वीडियो रिलीज होती है आपके पास तुरंत आए। क्योंकि बच्चों मैं इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कराऊंगा, इसलिए मेरे साथ जुड़ना आपका जरूरी है। और साथ साथ कोशिश करें कि जब आप पढ़ रहे हो तो अपनी एक कॉपी पेन लेकर के बैठें, ताकि आप मेरे साथ सवालों को बहुत अच्छे से समझ पाएं। बच्चों जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे आपकी फिजिक्स उतनी स्ट्रांग होती जाएगी। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट सवाल देखिए, द एस्केप वेलोसिटी v of a body depends upon the acceleration due to gravity g of the planet and the radius of the planet r. Establish dimensionally the relationship between v, g and r. जो एस्केप वेलोसिटी है बॉडी की वो डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, रेडियस के ऊपर। आपको फॉर्मूला निकालना है v का g और r की टर्म्स में। तो हम कहेंगे जो v है प्रोपोर्शनल टू g की पावर x, v प्रोपोर्शनल टू r की पावर y। दोनों को कंपेयर करो तो v प्रोपोर्शनल टू g की पावर x, r की पावर y, या आप कह सकते हो v इक्वल्स टू k g की पावर x, r की पावर y। प्रोपोर्शनैलिटीज जब हमने इक्वालिटी में कन्वर्ट कर ली तो RHS में हमने कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया और ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है बच्चों। v है यहाँ पर वेलोसिटी, तो हम लिखेंगे m0 L1 t-1, k डायमेंशनलेस है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2 और r है रेडियस, तो रेडियस होता है L की पावर y। ठीक, तो यहाँ m की जरूरत नहीं है तो आप इसे हटा भी सकते हो, दोनों साइड पर L ही है। तो अगर आप पावर्स को कंबाइन कर दो L1 t-1 L की पावर x प्लस y t की पावर -2x, कंपेयर करो जा t की पावर को पहले, तो हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चों -2x इक्वल्स टू -1, तो x की पावर मेरे पास आ गई 1/2। इसी तरह से अगर आप L की पावर को कंपेयर करो तो आपके पास आ गया x प्लस y इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 माइनस x दैट इज 1 माइनस हाफ, तो y इज ऑल्सो हाफ। तो हम फॉर्मूला देखें अगर तो v का फॉर्मूला आ गया k g की पावर हाफ, r की पावर हाफ, और हाफ पावर को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, तो k अंडर रूट जी आर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया क्वेश्चन में। आई होप बच्चों आप सबको समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आप लोगों का सब्सक्राइब करना, आप लोगों का कमेंट ये आपके सर को मोटिवेट करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अ लार्ज फ्लूइड स्टार ऑसिलेट्स इन शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओन ग्रेविटेशनल फील्ड। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t in terms of radius of star r, mean density of fluid rho and universal gravitational constant g। यानी आपको कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड t का फॉर्मूला बनाना है r की टर्म्स में, रो की टर्म्स में और g की टर्म्स में, r, रो और g। तो हम कहेंगे t प्रोपोर्शनल टू r की पावर x, t प्रोपोर्शनल टू रो की पावर y, t प्रोपोर्शनल टू g की पावर z। कंबाइन कर दो तीनों प्रोपोर्शनैलिटीज को, तो r की पावर x, रो की पावर y, g की पावर z। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो तो कांस्टेंट k आ गया, r की पावर x, रो की पावर y, g की पावर z। t यहाँ पर टाइम पीरियड है तो हम लिखेंगे m0 L0 t की पावर 1, r है रेडियस तो l की पावर x, डेंसिटी है
ml माइनस 3 की पावर y, g है m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2 की होल पावर z। ठीक है बच्चों, अब पावर्स को कंबाइन कर दीजिए, m0 l0 t की पावर 1, m की पावर आएगी y माइनस z, l की पावर x माइनस 3y प्लस 3z और t की पावर आएगी बच्चों माइनस 2z। पहले हम सिंगल पावर को कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले सिंगल पावर t की दिख रही है, तो माइनस 2z को 1 के बराबर कंपेयर कर दो, तो हम कहेंगे माइनस 2z बराबर 1, तो z की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। इसी तरह से फिर हम दो वाले को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आ गया बच्चों y माइनस z बराबर 0, यानी y इक्वल्स टू z और z की वैल्यू थी माइनस 1/2, तो y की वैल्यू भी आ गई माइनस 1/2। इसके बाद देखिए तीसरा कंपेयर करें l की पावर को, तो इक्वेशन है बच्चों x माइनस 3y प्लस 3z बराबर 0, तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 3y माइनस 3z। ठीक है, अब देखो 3 इंटू माइनस 1/2, y और z बराबर हैं, माइनस 3 इंटू माइनस 1/2, तो x की वैल्यू आ गई 0। ठीक, तो फॉर्मूला में आप वैल्यू डाल दीजिए, तो आपके पास आ गया t बराबर k r की पावर 0 रो की पावर माइनस 1/2 g की पावर माइनस 1/2। r की पावर 0 है तो इसे हटा सकते हैं, तो t इक्वल्स टू k रो की पावर माइनस 1/2 g की पावर माइनस 1/2। आ गया समझ में सबको, यस और नो? ठीक, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। बच्चों आई होप सबको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया। चलिए अगला सवाल देखिए, ये वाला जो टाइप है, अब ये जो क्वेश्चन की टाइप है ये अलग हो जाती है। यहां पर आप देखेंगे एज फंडामेंटल क्वांटिटीज वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्वेश्चन कह रहा है टेकिंग वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स एज फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास। मास का डायमेंशन बताना है और फंडामेंटल क्वांटिटी किसको लेकर के चलना है? वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को। तो हम इसको डिराइविंग फॉर्मूला वाले मेथड से भी कर सकते हैं और बाकी हिट एंड ट्रायल मेथड तो है ही। तो देखो वेलोसिटी, टाइम और फोर्स, तो हम कहेंगे मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी की पावर x, मास डिपेंड्स अपॉन टाइम की पावर y, मास डिपेंड्स अपॉन फोर्स की पावर z। ये वेलोसिटी को कैपिटल V लिख लेते हैं यहां पर। ठीक, तो अब इनको कंबाइन करो, तो m प्रोपोर्शनल टू v की पावर x, t की पावर y, f की पावर z। यहां पर जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसको हम k को 1 ही लिख करके चलते हैं। जब भी ये ऐसा है ना फंडामेंटल क्वांटिटीज वाला केस, तो k की वैल्यू 1 लेकर के चलना। m, इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में डायरेक्ट लिख दो, v की पावर x, t की पावर y, f की पावर z। ये हो गया m की पावर 1 l0 t0, v है वेलोसिटी lt माइनस 1 की पावर x, t है टाइम, टाइम की पावर y, फोर्स है mlt माइनस 2 की होल पावर z। पावर्स को कंबाइन कर लीजिए, m1 l0 t0 इक्वल्स टू m की पावर z, l की पावर x प्लस z, t की पावर माइनस x प्लस y माइनस 2z। तो देखो बच्चों सबसे पहली चीज तो आप सिंगल पावर को कंपेयर करते हैं, तो आपके पास z का आंसर आ गया z बराबर 1, z इक्वल्स टू 1 तो आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक, उसके बाद दो पावर्स को कंपेयर करते हैं, तो x प्लस z बराबर हमने कर दिया 0, तो हम कहेंगे x प्लस z बराबर 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस z यानी माइनस 1। उसके बाद 3 वाला कंपेयर करते हैं, ये आ गया जी तीसरा वाला, तो ये तीसरी इक्वेशन t की पावर है, ये भी 0 है, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2z बराबर 0, x भी आ गया z भी आ गया, तो y की वैल्यू आई 2z प्लस एक्स, 2 इंटू 1 प्लस x की वैल्यू माइनस 1, तो 2 माइनस 1 आ गया 1। वैल्यू डाल दीजिए, तो आपके पास आ गया m बराबर v की पावर 1 माइनस 1 और t की पावर 1 और f की पावर
1, तो आप लिखेंगे m इक्वल्स टू एफ टी वी की पावर -1, क्योंकि आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके इसको लिख देंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट, यस और नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करिए मेरे साथ। इफ डेंसिटी, एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी आर द बेसिक, बेसिक का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। इस बार फोर्स का फॉर्मूला बताना है, तो हम कहेंगे फोर्स इक्वल्स टू रो की पावर x, न्यू की पावर y और g की पावर z। सपोज ये लिख लिया हमने, तो अब F जो है यहां पर फोर्स है, तो फोर्स के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है m1l1 t-2, रो होता है डेंसिटी ml-3 की पावर x, फ्रीक्वेंसी होता है t की पावर -1 की पावर y, g है lt-2 की होल पावर z। पावर्स को कंबाइन कर लीजिए, तो m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, m की पावर x, l की पावर -3x प्लस z, t की पावर -y -2z। पहले सिंगल पावर को कंपेयर करें तो x बराबर 1 आ गया है ना, m की पावर जो है सिंगल पावर है वो x इक्वल्स टू 1 आ गया। उसके बाद ये दूसरी दो वाली पावर्स को जिसमें x है इसे कंपेयर करो, तो बच्चों आपके पास आ गया -3x प्लस z बराबर 1, यानी z की वैल्यू आ गई 1 प्लस 3x और x कितना था 1, तो आप इसे 1 प्लस 3 इंटू 1 कर दोगे यानी 3, तो z बराबर आ गया 4, z आ गया। इसके बाद तीसरी इक्वेशन को कंपेयर करो, तीसरी इक्वेशन को देखो, तीसरी इक्वेशन है -y -2z बराबर -2, तो इसका मतलब आपके पास आ गया y इक्वल्स टू 2 -2z, यही बन जाएगा। z की वैल्यू मेरे पास है 2 -2 इंटू 4, तो y आ जाएगा -6, क्योंकि 2 - 8 बन जाएगा -6। तो आपके पास जो फॉर्मूला आ जाएगा f बराबर रो की पावर x, न्यू की पावर y और g की पावर z, ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन गया। बड़े आराम से इसको डिराइव किया जा सकता है। ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऐसी लगती है, लेकिन इनको अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला एनालिसिस का इस्तेमाल करें, डिराइविंग फॉर्मूला वाला मेथड, तो बड़े आराम से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। आई होप बच्चों आपको सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर P आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। इस बार आपको लेंथ के डायमेंशंस बताने हैं और वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और प्रेशर आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज दी गई हैं। तो हम कहेंगे L, इसको सीधा ही लिख लेते हैं, L इक्वल्स टू C की पावर x, G की पावर y और प्रेशर की पावर z। तो L का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t0, c है वेलोसिटी तो lt-1 की पावर x, g है एक्सेलरेशन lt-2 की पावर y, p है प्रेशर ml-1 t-2 की होल पावर z। कंपेयर कर ली, पावर्स को कंबाइन कर दीजिए, m0 l1 t0, m की पावर आ गया z, l की पावर x प्लस y माइनस z, t की पावर -x -2y -2z। ठीक, सबसे पहले फर्स्ट सिंगल पावर को कंपेयर करो, तो z तो आ गया बराबर 0। ठीक है जी। अब जब z बराबर 0 आ गया, तो इन दोनों इक्वेशन में जब आप z की वैल्यू डालोगे 0 डाल दो, तो हमारे पास आ गया जी x प्लस वाई -0 इक्वल्स टू 1, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। और जब आप यहां वैल्यू डालोगे z की 0, t की पावर को कंपेयर करते हुए, तो आपके पास आ जाएगा -x -2y -0 इक्वल्स टू 0, यानी -x -2y इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पर अगर मैं इस
x को इधर ले जाऊं तो माइनस एक्स इक्वल टू वाई बोला जा सकता है, यानी माइनस एक्स की जगह मैं y रख सकता हूं, तो y माइनस 2y इक्वल टू 0, यानी माइनस y इक्वल टू 0, यानी y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, देखो जरा ध्यान से बच्चों, x प्लस वाई माइनस z जो कि 0 है इक्वल्स टू 1 रखा, तो सॉरी हाँ ये गड़बड़ कर दी, अरे ध्यान नहीं दिया, ये देखो यहां पर हमने y रख दिया, जबकि ये वैल्यू एक्चुअली में आनी थी y प्लस 1, माइनस एक्स की वैल्यू इधर ले जाओगे ना y माइनस 1 बन जाएगी, देखो क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई, तो माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1, y माइनस 1 रखनी थी और मैंने y रख दी, गड़बड़ ये कर दी, तभी वो y भी 0 आ गया हमारे पास। ठीक है ना, तो जरा ये ध्यान रखना, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक आप नहीं करनी है। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों y माइनस 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, यानी माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू माइनस 1 डालो यहां पर, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2, तो x इक्वल्स टू 2 आ गया, सब सॉल्व हो गया है। तो ठीक है ना, एक्स वाई जेड वैल्यूज प्लेस कर दो, तो लेंथ का फॉर्मूला आ गया बच्चों c की पावर x, x कितना है हमारे पास 2, g की पावर y जो कि है -1, और p की पावर 0, अब p की पावर 0 है तो इसको तो लिखेंगे नहीं, हटा देंगे, तो l इक्वल्स टू c स्क्वायर g -1, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया लेंथ का इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है ना पढ़ने में। देखो फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है, अगर उसको एक तरीके से, एक पैटर्न होता है हर चीज को करने का, पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है बच्चों। प्रॉब्लम ये है हम फिजिक्स को बाकी सब्जेक्ट्स की तरह करने लग जाते हैं, उसी के पैटर्न को फॉलो करते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट का अपना एक डिमांड होता है, वो अगर आप पूरी करेंगे तो वो सब्जेक्ट आपको समझ में आने लग जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखें, फिजिक्स को पढ़ने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आपने अगर एक कॉन्सेप्ट सीखा है तो केवल उस कॉन्सेप्ट को रटो नहीं, उस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकली अप्लाई करके देखो कि आप उस कॉन्सेप्ट के, उस फॉर्मूला के क्वेश्चन लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। अगर आप नहीं लगा पा रहे हो इसका मतलब आपने थ्योरी ढंग से नहीं समझी है, क्योंकि बिना थ्योरी के न्यूमेरिकल नहीं पॉसिबल। आप सोचो कि न्यूमेरिकल ऐसे ही कर लेंगे, नहीं पॉसिबल जब तक आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह ना पता हो। तो इसलिए बहुत ध्यान से, बड़े आराम से अगर आप करेंगे, एक तरीके, एक पैटर्न को फॉलो करेंगे बच्चों, तो फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है जितनी बनाई जाती। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिए, इफ डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी आर द बेसिक क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ वर्क। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का, ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे इसका, और ये आपको करके दिखाना है खुद। ये होमवर्क है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाए या आपको करने में दिक्कत हुई, क्योंकि अगर दिक्कत होगी तो फिर देखेंगे इसको और कैसे समझा जा सकता है। प्लीज जरूर से मेरे साथ जुड़िए सोशल मीडिया ऐप्स पर भी, मैंने आपको अपने सोशल मीडिया का जो थ्रेड्स है आपको हैंडल दे रखा है स्टार्टिंग में, फॉलो करिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप उस पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम तीसरा एप्लीकेशन, वो है इंटरकन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी एक फॉर्मूला को, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बच्चों इसका मेथड बहुत आसान है, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी Q को जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो लिखते हैं N इंटू यू। N था यहां पर नंबर या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और U था मेरे पास यूनिट। याद आया? सवाल यह है इन दोनों में से किस क्वांटिटी के पास डायमेंशंस है, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अभी, इन दोनों में से किन के पास डायमेंशंस होते हैं। क्या नंबर के पास डायमेंशन है, क्या यूनिट के पास डायमेंशन है, या दोनों के पास डायमेंशन है? फटाफट से ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करो अभी देखते समय तुरंत। ठीक, अगर आपने लिखा है नंबर तो यह है गलत, इसका आंसर है यूनिट। नंबर तो डायमेंशन लेस होता है। तो यहां पर जो डायमेंशंस हमारे पास आते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट के पास आते हैं।
सिर्फ इसके पास डायमेंशंस होते हैं। नंबर तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होते। यानी जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालेंगे, और याद करो मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में सिखाई भी थी ट्रिक, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है अभी जाकर के देखो, उसमें मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई है कि अगर आपके पास यूनिट दी हो किसी क्वांटिटी की, आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, तो आप उस यूनिट से भी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि डायमेंशंस होते ही केवल यूनिट के पास हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमने ये भी देखा था कि क्योंकि क्वांटिटी चेंज नहीं होती, अगर मैं उसको यूनिट बदल दूं तो हम उसको लिखते थे n1 इंटू u1 इक्वल्स टू n2 इंटू u2। तो n2 का फॉर्मूला यानी नए सिस्टम में जो वैल्यू आएगी उसका फॉर्मूला आता है n1 इंटू u1 अपॉन u2। इसी फॉर्मूला में हम डायमेंशंस रख करके इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाता है। हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है n2 इक्वल्स टू n1। अब यूनिट के डायमेंशन रखते हैं ml और t की फॉर्म में, तो आ जाएगा m1 अपॉन m2 की होल पावर a, l1 अपॉन l2 की होल पावर b, t1 अपॉन t2 की होल पावर c। यही वो मैजिकल फॉर्मूला है बच्चों जिसमें आप वैल्यूज पुट करके इंटरकन्वर्जन ऑफ यूनिट्स करते हैं। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो हमारी किताब में भी लिखा है लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा इसको करें क्या। तो मैं आपको बताता हूं इसको करने का तरीका। देखो आप नोटिस करोगे यहां पर ये जो डायमेंशंस हैं ये सेम है। वो इसीलिए चाहे आप एक एग्जांपल लेते हैं, चाहे मैं स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बोलूं या मीटर पर सेकंड में बोलूं या सेंटीमीटर पर सेकंड में बोलूं, हर केस में स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 ही रहने वाला है। इसका मतलब डायमेंशंस की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती सिस्टम ऑफ यूनिट्स बदलने पर। इसीलिए दोनों ही सिस्टम में मास की डायमेंशन A ही रहेगी, लेंथ की डायमेंशन B ही रहेगी और टाइम की डायमेंशन C ही रहने वाली है। ये चेंज नहीं होगी, पहली चीज। दूसरा, अब इसमें आप वैल्यूज कैसे प्लेस करेंगे। देखो ये जो डायमेंशंस हैं इनकी वैल्यू आप डिपेंड कर रहा है किस क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप प्रेशर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml-1 T-2। तो A की वैल्यू 1 रखेंगे, B की वैल्यू -1 रखेंगे, C की वैल्यू -2 रखेंगे। ये तो डिपेंड करेगा कि आप किस क्वांटिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये A, B, C की वैल्यू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द क्वांटिटी टू बी इंटरकन्वर्टेड उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई बात समझ में। अब आती है बारी ये N1 की। मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया कन्वर्ट अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, अब हमें पता है न्यूटन जो है ये SI सिस्टम की है यूनिट और डाइन जो है ये CGS सिस्टम की यूनिट है। नहीं पता ये सिस्टम क्या होते हैं, जाके देखो मेरा लास्ट लेक्चर जहां पे मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक्सप्लेन किया है। जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बताया सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं। ये तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं आपके पास। अब ये जो नंबर दिया होता है जिस क्वेश्चन में, ये होता है हमारा N1। तो 100 न्यूटन को कन्वर्ट करना है तो N1 है 100, तो N1 की जगह 100 रखूंगा। न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mLT-2। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L1 T-2। ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C। आया समझ में। m की पावर को A लिखेंगे, L की पावर को B लिखेंगे और T की पावर को C लिखेंगे। ये भी मिल गया, N1 भी मिल गया। अब बचा M1, M2, L1, L2, T1, T2। अब ध्यान दो किस सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं, SI को कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जिसको कन्वर्ट किया जाता है बच्चों उसकी वैल्यूज M1, L1, T1 की जगह लिखी जाती है। जिस में कन्वर्ट किया जाता है उसकी वैल्यू M2, L2, T2 की जगह लिखी जाती है। दोबारा से, जिसको कन्वर्ट किया जाता है उसकी वैल्यू M1, L1, T1 में लिखी जाती है। जिस में कन्वर्ट किया जाता है उसको M2, L2, T2 में लिखते हैं। तो अब मैं SI को कन्वर्ट कर रहा हूं। SI सिस्टम में मास होता है 1 kg, लेंथ होती है 1 मीटर, टाइम होता है 1 सेकेंड। किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, CGS में। तो CGS में मास होता है 1 ग्राम, लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर, टाइम होता है 1 सेकेंड।
तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे और तब इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन सीजीएस सिस्टम इज 6.67 into 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। आपको सीजीएस सिस्टम की वैल्यू दी गई है सवाल में, आपसे कहा गया इसको एसआई में कन्वर्ट करके बताओ। ठीक है, हमें क्वेश्चन में दिया गया जो जी है 6.67 into 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होती है वो होती है n1। n1 पता चल गया। g का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 l³ t-2। तो ये जो वैल्यू आई ये मेरे पास a है, l की पावर b होती है, t की पावर c होती है। ठीक है, और कौन सा सिस्टम दिया गया है? CGS। किस में कन्वर्ट करना है? SI में। तो यानी CGS की वैल्यू लिखी जाएगी m1 l1 t1 में, SI की वैल्यू लिखी जाएगी m2 l2 और t2 में। मुझे पता है CGS में m1 होता है 1 ग्राम, l1 होता है 1 सेंटीमीटर, t1 होता है 1 सेकेंड। SI में मास होता है 1 किलोग्राम, लेंथ होती है 1 मीटर, टाइम होता है 1 सेकेंड। सब कुछ तो मिल गया। अब सीधा सीधा उठा करके फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर दो। n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की होल पावर a मल्टीप्लाइड बाय l1 अपॉन l2 की होल पावर b मल्टीप्लाइड बाय t1 अपॉन t2 की होल पावर c। है ना बच्चों, बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। वैल्यूज डाल दीजिए तो आपके पास n2 आएगा 6.67 into 10 की पावर -8 m1 1 ग्राम अपॉन 1 kg की पावर -1 l1 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर की पावर 3। ठीक, और ऐसे ही 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर -2। ये 1 सेकेंड से 1 सेकेंड तो वैसे कैंसिल हो गया। अब इनको कन्वर्ट कर लो तो n2 आ गया 6.67 into 10 की पावर -8। अब चाहे तो ग्राम को किलो में लिख लो या किलो को ग्राम में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास वैल्यू सेम बन जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए। तो 1 ग्राम अपॉन 10 की पावर 3 ग्राम, उसकी होल पावर -1। यहाँ 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, उसकी पावर 3, और ये तो 1 बन गया। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। ठीक, तो मेरे पास आ गया n2 इक्वल्स टू 6.67 into 10 की पावर -8। ये 10 की पावर 3 ऊपर चला गया तो 10 की पावर -3 उसकी होल पावर -1। ये 10 की पावर 2 ऊपर चला गया तो 10 की पावर -2 उसकी होल पावर 3। तो मेरे पास n2 आ गया 6.67 into 10 की पावर -8 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर -6। तो मेरे पास n2 आ गया 6.67 into 10 की पावर 6 -6 plus 3 is -3 and -8 is -11। ये मेरा आंसर है। तो देखो मैंने CGS वैल्यू को SI वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लिया। ज्यादा मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला याद रखो, किसको कैसे लिखा जाता है ये याद कर लो। तो ये केवल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हूबहू फॉर्मूले में हर बार वैल्यू पुट करते जाओ, आपका आंसर हर बार 100% करेक्ट आएगा। आई बात समझ में सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फर्क है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला के फॉलो नहीं करता, इसमें आपको कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं दिया हुआ, इसमें वैल्यूज दी गई। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 किलो न्यूटन, द यूनिट ऑफ लेंथ इज 1 किलोमीटर एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकेंड्स, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मास। आपसे मास की यूनिट पूछी गई है कि मास की यूनिट क्या होगी अगर आपको यूनिट ऑफ फोर्स दी गई 1 किलो न्यूटन, यूनिट ऑफ लेंथ दी गई 1 किलोमीटर और यूनिट ऑफ टाइम दी गया 100 सेकेंड्स। देखो क्वेश्चन में आपको फोर्स
लेंथ और टाइम से मास निकालना है। तो पहले तो मास का फॉर्मूला फोर्स, लेंथ और टाइम की फॉर्म में निकाल लो। ये तो दिया फोर्स, लेंथ एंड टाइम, ठीक। तो अगर आप देखो मास का फॉर्मूला फोर्स, लेंथ और टाइम की फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी? हम लिखेंगे m1 L0 T0 बराबर mLT माइनस 2 की पावर x, L की पावर y, T की पावर z। तो आपके पास आ गया m1 L0 T0 m की पावर x, L की पावर x प्लस y, T की पावर माइनस 2x प्लस z। कंपेयर करो तो x की वैल्यू तो 1 है, कंपेयर करो y की वैल्यू माइनस x है तो y आ गया -1। कंपेयर करो z की वैल्यू -2x है तो z की वैल्यू -2 हो गई, ठीक है। तो आपके पास मास का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स की पावर 1, लेंथ की पावर -1, टी की पावर -2। तो यानी फोर्स अपॉन लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर है, ये आ गया फॉर्मूला। अब देखो मास, फोर्स की यूनिट क्या दी गई है? 1 किलो न्यूटन, यानी 10 की पावर 3 न्यूटन। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। प्रीफिक्सेस सिखाए हैं, पिछली वीडियो जा करके देखो, उसमें मैंने सब यूनिट और होल यूनिट दोनों सिखाई है किस तरह से प्रीफिक्स काम करते हैं। लेंथ की किलोमीटर तो 10 की पावर 3 मीटर, टाइम की 100 सेकेंड्स तो 10 की पावर 2 सेकेंड्स, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आपके पास मास आ गया 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास जो मास की यूनिट आ जाएगी, रुको हमने कुछ गड़बड़ करी क्या इसमें, f की पावर x जो कि आया 1, l की पावर x y इक्वल टू -x -1, फिर -2x प्लस z, तो z इक्वल टू 2x। ये +2 था यार, ओहो वही गड़बड़, +2। ये पावर में, हमने पावर में गड़बड़ कर दी बच्चों, जल्दबाजी में हो जाता है कभी कभी। t की पावर 2 आएगा, तो यानी f इंटू टी स्क्वायर अपॉन l। तो मास की वैल्यू पुट करो, फोर्स है 10 की पावर 3 न्यूटन, टाइम है 10 की पावर 2 सेकेंड स्क्वायर अपॉन लेंथ है 10 की पावर 3, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर 2, सेकेंड का स्क्वायर है, टी का स्क्वायर है, ठीक है। और ये आ जाएगा 10 की पावर 3 मीटर, 10 की पावर 3 10 की पावर 3, तो मास आ जाएगा 10 की पावर 4, और ऐसा यूनिट है तो केजी लिखेंगे, सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो केजी में आंसर आएगा। समझ में आया बच्चों सबको? अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बहुत आसान है। इन सीजीएस सिस्टम वैल्यू ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट आपको दी गई है, आपको उसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ये आपके लिए खुद के लिए होमवर्क दिया गया है, ये आपको खुद ट्राई करके आना है और मुझे बताना है कि आपसे ये क्वेश्चन हो गया या नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे सब लोग कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाए या इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम आई, मुझे बताएंगे जरूर। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, 8077965750। याद रखना बच्चों, 8077965750, ठीक है जी। आपके आरवी सर आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की। बच्चों जो मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस सिखाया, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जहां पर ये काम नहीं करता। आइए समझते हैं क्या क्या हैं इस डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस। सबसे पहली तो ये मेथड हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। ये जो कांस्टेंट के आता है इसकी वैल्यू आप किसी भी फॉर्मूला में जब तक आपको दी ना जाए आप नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू 1 होगी, 1/2 होगी, π/8 होगी, क्या होगी आपको नहीं पता। दूसरी चीज, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 क्वांटिटीज। याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप ml और t की इक्वेशन बनाते हैं तो आपके पास 3 ही वेरिएबल्स की इक्वेशन बन सकती है। अगर चौथा वेरिएबल आ गया तो चौथी इक्वेशन आप नहीं बना पाएंगे।
तो आप 3 पावर्स को कंपेयर करके 3 इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन 4 क्वांटिटीज के लिए इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो यही इसकी लिमिटेशन है। दूसरा, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज अ सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज, क्योंकि यहां पर हमने जितने भी फॉर्मूला निकाले वो सब सिंगल टर्म के थे। अगर मैं आपसे एक सिंपल सी फर्स्ट इक्वेशन भी बोल दूं v इक्वल्स टू u प्लस एटी, वो आप डायमेंशन से नहीं निकाल सकते। तो ये लिमिटेशन आ जाती, प्लस या माइनस वाला फॉर्मूला सॉल्व नहीं कर सकते। चौथा है, इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप विच इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, क्योंकि ये सारे के सारे डायमेंशनलेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सब डायमेंशनलेस फंक्शंस हैं। तो किसी भी फॉर्मूला में जिसमें ये आते हो, हम उन फॉर्मूला को इस मेथड से डिराइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, द मेथड बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन डायमेंशनल कांस्टेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। अगर आपके पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जहां पर डायमेंशनल कांस्टेंट लग रहा है, तो ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं सॉल्व करने में। तो बच्चों, ये सिंपल सा जो आज आपने लेक्चर देखा, ये डायमेंशंस का कंप्लीट एनालिसिस था। जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसके ऊपर कंप्लीट जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब यहां पर अवेलेबल है। अगर आपको इसके और वर्कशीट्स चाहिए, इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो याद रखिएगा मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल है t.me/Roger Gill Physics। यही मेरा चैनल है। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको वहां पर चैनल पर सब हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड होंगे, साथ में वर्कशीट्स वगैरह सब इसी चैनल पर मिलेंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं मेरे ही नाम से, और मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का 8077965750 है बच्चों। यहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से 1-on-1 ट्यूशन लेना चाहते हैं या आप मेरे बैच में जुड़ करके लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो आप मेरे ऐप के थ्रू वहां पर पढ़ पाएंगे। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, मेरी टीम आपको रीच करेगी और आप मुझसे जुड़ पाएंगे। बच्चों, अगर लेक्चर पसंद आया हो, क्लास में कुछ समझ पाए हो, कुछ सीख पाए हो, इस वीडियो से कुछ वैल्यू गेन करी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।